गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। ये बात है। आज कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसका पहला दिन हो गलती से? कल नहीं आए थे? चलिए, जो भी है। देखिए, कल जब हम लोगों ने क्लास प्रारंभ की थी तो आप सबको पता है कि संख्याओं के बारे में विश्लेषण किया था हम लोगों ने, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले वास्तविक संख्या को जाना, फिर अवास्तविक संख्या को जाना। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, उन दोनों को जान लिया था। कौन कौन से प्रकार होते बताइए? परिमेय और अपरिमेय। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके थे। फिर परिमेय को भी हमने डिस्क्राइब कर लिया था, जिसका एक भाग होता है पूर्णांक और एक होता है आपका भिन्न। और पूर्णांक भी हम लोग पढ़ चुके थे। यहां तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आप हेडिंग डालेंगे, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। बोले तो नेचुरल नंबर। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि पूरा नंबर सिस्टम इसी पे डिपेंड है। ये संख्या सबसे बड़ी है और इसको पढ़ के समझ लिया मतलब आपने नंबर सिस्टम का 90% पार्ट पूरा कर लिया। आपको समझना क्या है वो बहुत काम की बात है कि प्राकृतिक संख्या के प्रयोग क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो तो हम 2 मिनट में सीख ही जाएंगे। लेकिन असली जो सीखने का है वो ये है कि भाई प्राकृतिक संख्या का यूज कहाँ करेंगे, किस प्रकार का प्रश्न बनेगा जिसमें हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब लिखने का कार्यक्रम बंद कर दीजिए। देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब आप गिनने के लिए यूज करें जिनको, जैसे कि हम काउंटिंग के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी की काउंटिंग करने की बात आती है तो काउंटिंग कहां से प्रारंभ होती है आपकी? एक से होती है हमेशा। तो देखिए, अर्थात जिन संख्याओं का प्रारंभ एक से होता है एवं अंत निश्चित नहीं होता है, अंत निश्चित नहीं होता है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका 1 रहेगा, लेकिन लास्ट पॉइंट का नहीं पता कि लास्ट पॉइंट कहां जाके बनेगा। ये किसी को नहीं पता होता है। प्रत्येक प्रकार की कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको हमेशा पता होता है, लेकिन लास्ट पॉइंट का नहीं पता होता है कि ये संख्या कहां जाके आपकी रुकने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें कि प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित किया जाता है।
प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि आपकी परिमेय संख्याओं को किससे करते हैं, क्यू से। अपरिमेय संख्याओं को किससे करते हैं, क्यू नोट से करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को किससे करते हैं, आई या जेड से। उसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं को किससे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये कहां तक जाएंगी ना वो आपको पता ना मुझे पता। स्टार्टिंग पॉइंट सबको पता रहना चाहिए कि प्रारंभ कहां से होता है आपका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो ये संख्या आपकी पूर्ण हो जाएंगी। जो अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो पूर्ण संख्या का होता है। सब लोग लिखने में लगे हैं भाई साहब एकदम। कहाँ ले जाओगे इसको लिख के, ये तो बताओ मेरे को। ऐसा को तुम लिख ही लो, फिर मैं समझाने का छोड़ ही देते ना, क्या मतलब है। मतलब ऐसे लगे जैसे हम मिटा देंगे इसको, या ऐसा है कि मतलब अगर ये ना लिखेंगे तो हो सकता है तुमको खाना हजम ना हो। इसमें कुछ नहीं है अभी लिखने का, सीखने का बहुत है। आपको बस ये जानना है कि भाई जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक से होती है, और गिनती भी एक से स्टार्ट होती है। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है तो वो गिनती के रूप में किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए अभी क्लास प्रारंभ हुई थी 7 बजे आपकी। जब इस क्लास में मान लीजिए कोई नहीं है, आप सब बाहर खड़े हुए हैं, और आपके साथ मैं भी बाहर ही खड़ा हूं, और आप में से मैं किसी एक विद्यार्थी को भेजता हूं कि भाई क्लास में जाओ और देख के आओ कितने विद्यार्थी हैं, और यहां उसको कुछ नहीं दिखेगा, तो वो ये तो नहीं कहेगा जाके कि 0 विद्यार्थी है, वो ये कहेगा कोई नहीं है। समझिएगा, दोनों में अंतर है। केवल जीरो बैलेंस हो सकता है, उसके अलावा जीरो की काउंटिंग जीवन में कहीं नहीं होती है। आपके खाते में जीरो बैलेंस हो सकता है, बताओ अगर झूठ बोल रहे तो। वहां लिखा नहीं आएगा कोई नहीं। आप अपने अकाउंट को ट्राई करिए। अब वैसे जीरो तो खैर वर्तमान में किसी के में ना होगा। ऐसा बैठा है कोई जिसके में जीरो है? ऐसा नहीं हो सकता यार भाई साहब। कभी कभी हो जाता है, हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नहीं होना चाहिए, वर्तमान तो ये कहता है जीरो नहीं होना चाहिए। 1 2 रुपया तो हर किसी के में रहता है। पूर्णांक भी हो जाता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात इसकी। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए, प्राकृतिक पूर्ण में तो आएगी ही आएगी, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं सभी। ये दोनों लाइनों में बहुत अंतर है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रहती है केवल एक, एक के आगे क्या लग जाता है, जीरो और लग जाता है उधर, तो ये तो रहेगी रहेगी। लेकिन देखो ऊपर वाली लाइन दोनों के लिए सेम है। चाहे आपकी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे आपकी पूर्ण संख्या हो, चाहे आपकी भाज्य हो, अभाज्य हो, सम विषम से अभाज्य, जितने भी प्रकार की संख्या होती हैं वो सब परिमेय होती हैं। इसका मतलब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या परिमेय तो हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये लाइनें हैं। जब आपको हिंदी में अगर लिखा आ गया ना, तो आप अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए तो फंस जाओगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको समझना क्या है, वो बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि आप भाषा को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सब क्या होती है आपकी, परिमेय होती हैं। और जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सब क्या होती है आपकी, पूर्ण संख्या होती है। तो ये जितना लिखा ना, अब इसको आप उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? तू पहले लिख के बैठा है इसलिए हो गया तेरा। ठीक है, आगे देखिए। किन्हीं भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं, किन्हीं भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होता है। कोई भी आप दो लगातार संख्या उठा लीजिए, उनको जोड़ने के बाद ऑलवेज टाइम आपको एक विषम संख्या मिलेगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम लगातार संख्याओं की बात करते हैं तो लगातार संख्याओं में एक सम होती है और एक क्या होती है आपकी। तो ये आपने सबने पढ़ा होगा खूब बचपन से कि आप सम में विषम जोड़ दीजिए या फिर आप विषम में सम जोड़ दीजिए। ऑलवेज टाइम इसका जो रिजल्ट बनेगा वो तो विषम ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। अरे बोलो यस या नो। पक्का ना? हाँ तो थोड़ा खा पी के आया करो यार, सुबह सुबह एकदम तुम मुरझाए हुए रहते हो। सुबह की एनर्जी का लेवल तो एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाँ, तुम लोग सो के नहीं उठते होंगे, उससे पहले आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का 5 किलोमीटर दौड़ के आ जाता है और वो वापस आके सो जाता है, तब तुम उठते हो। हंसने का नहीं, सही बात है ये। मतलब वो रेस करके वापस आ जाएगा और सो जाएगा बढ़िया, तब तुम उठोगे। और सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे साथ, जो सबसे बड़ी दुर्घटना, मैं मतलब उसको घटना नहीं मानता, दुर्घटना ही मानता हूं। जैसे ही तुम्हारा सुबह 6 बजेगा, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या, अरे यार पढ़ने और जाना है। पता है, ये समझो इस काम पे जा रहे हो, फिर आपके दिमाग में फीलिंग आती है काम पे तो कम से कम पैसा तो मिलता है, इधर कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस काम को तुम करने जाओगे ना, उसको करने के लिए आपकी उन्नति यहीं से स्टार्ट होगी। इसको हम लोग क्या समझते हैं, काम समझते हैं। आप पढ़ाई को काम मत समझिए। जिस दिन तुम लोग पढ़ाई को काम समझना बंद कर देंगे, ये समझेंगे कि हमारा कर्तव्य है, हमको करना है भाई, उस दिन समझ लीजिए आपका सिलेक्शन की रास्ते पे आप एंट्री कर लिए। देखो, हम कल से किसी को एंट्री नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। तुम चाहे कहीं से भी आते हो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। कितनी भी दूर से आओ, कितने भी नजदीक से आओ, 7-5 मतलब 7-5। उसके बाद फिर आप बिना कहे, क्योंकि इधर से मैं भगाऊंगा तो बेइज्जती होगी, बिना कहे बाहर ही बैठना है फिर आपको। अगर आप 7-5 के बाद आते हैं तो आप बाहर बैठिए शांति से, फिर 1 घंटे का इंतजार करिए छुट्टी कब होगी। क्योंकि आपको पता नहीं है, शायद ये क्लास कुछ दिन बाद 1 घंटे से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में 1 ही घंटे होती है, फिर 2 हो जाती है, फिर संडे में 8 हो जाती है। हाँ, आधे लोग तो संडे में आने की हिम्मत ही नहीं करते। आगे देखिए, एक बात तो ये हो गई कि आप कोई भी दो संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए, हमेशा क्या बनेगा आपका, विषम। जैसे देखो, 1 और 2 को जोड़िए 3 बनेगा, 2 और 3 को जोड़िए 5 बनेगा, 3 और 4 को जोड़िए 7 बनेगा। तो एक सम होती है और एक क्या होती है आपकी लगातार में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि लगातार संख्याओं में, लगातार संख्याओं में हमेशा एक का अंतर होता है। हालांकि ये तो याद रखने की चीज है आपकी, डायरेक्टली मैंने फिर भी लिखा दिया। कोई भी संख्या उठा लीजिए, जब आप एक से दूसरी संख्या पे जाएंगे तो अंतर एक का ही आएगा। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो जिन संख्याओं में एक का अंतर है उनको जोड़ने के बाद विषम आएगा। याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे पक्का ना? तुम भाई तू खतरनाक लेवल में देख रहे हो यार मेरे को, ऐसा नहीं देखो भाई, मैं टेंशन होने लग जाती है मेरे को यार। आगे देखिए, किन्हीं भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का
गुणनफल हमेशा 6 से पूर्णतः विभाजित होता है। पूर्णतः विभाजित होता है मतलब आप कोई भी लगातार 3 संख्या ले लीजिए और उनका गुणा करके देखिए, ऑलवेज टाइम 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। कोई सी भी 3 संख्या ले लीजिए, आपका जो मन करे वो उठा लीजिए आप। जैसे देखिए भाई 1 गुणा 2 गुणा 3, तो को गुणा करने पर कितना आया 6, आराम से चला जाएगा 6 का भाग। जैसे मान लीजिए देखो 5 गुणा 6 गुणा 7, इसमें आप 6 का भाग देंगे तो आसानी से चला जाएगा। देखो 6 से 6 कट गया। जैसे देखिए आपके पास में 22 गुणा 23 गुणा 24 ले लीजिए आप, तो इसको भी जब आप 6 से भाग लगाओगे, कुल मिलाकर बात यह है कि हर समाप्त होना चाहिए तो पूरा पूरा भाग हो जाता है, नहीं हो जाता है। अगर आपकी कोई फ्रैक्शन दे रखी है अंश बटा हर के रूप में, अगर उसके हर को हम हटा दें तो वो पूर्णता क्या कहलाएगी, आपकी विभाजित कहलाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी 3 संख्या आप लेंगे लगातार तो उनका गुणा करने के बाद उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा, 6 का। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, आपको जो याद रखनी है, क्योंकि यहां तो तुमको दिख रहा है कि 4 5 6 या 7 8 9 या 20 21 22 या 102 103 104 लगातार संख्या है। वो जब पेपर में देगा ना तो ऐसे ना देगा वो तुमको, वो पेपर में कुछ और ही देगा। वो अभी जब हम सवाल कराएंगे जब समझ में आएगा, तो वहां आपको ये बात समझनी है। जैसे मैं लिख देता हूं, और इनका अगर उसने गुणा करके दे दिया और पूछ लिया निम्न को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, तो देखो ये कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसको देखो बनाने के बाद ये क्या बनेगा पता है आपका, ऐसे आएगा। तो देखो क्या लिखा होगा कि संख्या n³ - n को किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा बन के यार ये n³ - n क्या है, तो आपको सबसे पहले करना है कि इसमें से n बाहर निकालना है। जैसे ही आप n को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा n² - 1, जो कि आपका a² - b² के फॉर्मेट में जाएगा। और a² - b² क्या होता है आपका a+b और a-b। तो देखो n-1 तो जाएगा n के इधर वाली साइड में, और n+1 जाएगा n के इधर वाली साइड में। तो n तो हो गई बीच वाली संख्या, अगर इसमें से एक कम करें तो इससे पहले वाली, और इसमें अगर एक जोड़ दें तो इसके बाद वाली। हो गई 3 लगातार संख्या, नहीं हो गई तो किसका भाग जाएगा, 6 का। ना तो तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा, तुमको उत्तर ना मिलेगा, फिर तुम ये कहोगे बताया नहीं था। तो याद क्या रखना है, वो काम की बात है कि अगर 3 लगातार संख्या दे रखी है तो 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। ये फिट कर लो अपने दिमाग में। तो क्या मतलब पड़ रहा है, हाँ पूछिए। हाँ लो 13 14 15 6, देखो 3 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, और 2 से 7 बार। कट गया कि नहीं कट गया। देखो हम तुमको सबको एक बात सिखा देते हैं, पहले तो जो भी इधर लिखाया जाएगा उसको कम से कम मैंने 1000 बार किया होगा, उसके बाद तुम तक पहुंचाया है। आपके पास पहुंचाने के पीछे का रीजन ये है कि एक्सपेरिमेंट बहुत किया है, जब वो सफल हो गया। भाई ये परमाणु परीक्षण ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, वो लाखों बार करते हैं तब जाके वो लास्ट में सोचते हैं कि अब लॉन्चिंग करते हैं, दुनिया को अब दिखाएंगे। नहीं वो अगर हर बार दुनिया को दिखाएं, दुनिया बेइज्जती कर देगी उनकी रील बना बना के। नहीं मैं आपका तो ये कह ही नहीं रहा रीजन, मैं सबको बता रहा, आपको बोल ही नहीं रहा मैं। देखो मेरा एक उद्देश्य है, मैं आप, अब वो 6 का भाग किसी में जा नहीं रहा था, इसलिए आपने पता क्या सोचा कि 6 का भाग तो किसी में जा ही नहीं रहा, 13 14 15 6 से विभाजित ही नहीं है। हाँ यही तो कृपा अटक जाएगी। तो कल हम बताए थे निर्मल बाबा चटनी खाने ही कहते हैं, मीठे चटनी से। देखो अब अगला लिखो, किन्हीं 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः विभाजित होता है।
और 4 संख्याएं हो जाएंगी तो किसका भाग जाएगा? 24 का। चलो मैं इसका रीजन भी समझा देता हूं, तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता किसी को नहीं है। देखो लगातार 3 संख्याओं को गुणा करके देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आता है? 6। लगातार 4 संख्याओं को गुणा करके देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कितना आता है? इसीलिए भाग जाता है। बात खत्म। लगातार 3 संख्याओं का गुणनफल 6 होता है और लगातार 4 संख्याओं का गुणनफल 24 होता है। इसके बाद जो संख्या बनेंगे वो एक एक जोड़ के तो बन रही है। बात समझिएगा ध्यान से। भाई 3 तक का सेगमेंट मेरे को पता है, उसके बाद 4 5 6 या 7 8 9 सब एक एक जोड़ने के बाद ही बन रही है ना। तो हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या होती है आपकी? पूरी तरह विभाजित होती है। क्यों? क्योंकि जब एक आया तो 3 छोड़ने के बाद चौथे नंबर पे ऐसी संख्या आएगी जो 1 से विभाजित होगी। 2 के बाद देखो 4 आता है जो 2 से विभाजित होता है। 3 के बाद उसी लाइन में 6 आता है जो विभाजित होता है। होता है कि नहीं होता बताओ? आप कहीं तक ले जाओ, क्योंकि देखो आप जब भी जाएंगे प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। और 2 आ गया आपकी पहली वाली लाइन में, तीनों में। तो प्रत्येक सम संख्या, अच्छा एक बात आइए, 3 जब लगातार संख्या आप लिखोगे तो एक ही सिचुएशन बन सकती है आपके पास। या तो 2 विषम एक सम का बन सकता है पेयर, या 2 सम एक विषम का बन सकता है। भाई देखो 12 13 14 बना लीजिए, या 13 14 15 बना लीजिए। तो या तो 2 विषम होंगी एक सम होगी, या फिर 2 सम होंगी एक विषम होगी। 100% भाग जाएगा। अब इतना आपको डीप में नहीं जाना है, आपको याद क्या रखना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि 3 में कितने का जाएगा और 4 में कितने का जाएगा। याद रख लेंगे ना? पक्का? दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोबारा से समझें कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका? विषम संख्या। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है? 1 का। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाजित होता है? 6 से। 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाजित होता है? 24 से। और 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। फटाफट उतार लीजिए। इसके बाद प्राकृत संख्या का एक कॉन्सेप्ट बचता है जो अच्छा वाला है। सब अच्छे ही हैं वैसे तो। राधे राधे भाई। सर क्लास कब से स्टार्ट हुई है? क्या जवाब दूं मैं इसको, बताओ। ये सुबह 3 बजे से चल रही है भाई। इससे पूछ। फटाफट सबने लिख लिया होगा मुझे पता है। तुम नकल करने में उत्तर प्रदेश को पछाड़ने वाले हो मुझे लग रहा है भाई साहब। चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। किन्हीं भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उन दोनों संख्याओं के हमेशा उन दोनों संख्याओं के योग के समान होता है। आप कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए लगातार, उनके वर्गों का जब आप अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा।
अभी तो हमने लिखा है, इसको तो समझाना, पूरा खाली पड़ा है, ये पूरा समझ में आ जाएगा एक ही बार में। अभी देखो तुमने लिख लिया ना ये ऊपर वाली लाइन, तो अब पेन को अभी बंद रखिएगा, क्योंकि कारण है कि समझना है इसको आपको। अब देखो ये बात कर रहा है, देखो दो लगातार संख्याओं की, किसकी? लगातार की। लगातार संख्या आप अच्छी तरह जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक तुम्हारा मुंह ना थके आप बोलते जाइए, लगातार ही होती हैं सब। अच्छा बताओ, आप एक लिमिट में कितनी संख्या बोल सकते हैं? देखो 100 तक तो तुमको कोई आपत्ति नहीं आएगी, उसके बाद बोलने में हर किसी को तकलीफ आती है। तो हो सकता है 101 102, हो सकता है 139 तक पहुंचो तो सांस फूलने लग जाए। ठीक है, अब देखो जैसे कि देखो 1 और 2, जैसे देखो 3 और 4, जैसे देखो 9 और 10, या फिर आप 20 और 21 ले लीजिए, या फिर 24 और 25 ले लीजिए, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। जैसे देखो 1 का वर्ग कितना होता है आपका? 1। 2 का वर्ग कितना होगा आपका? 4। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? देखना 1 और 2 को जोड़ के भी तो 3 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? जो इनको योग करने के बाद आ रहा है वही उनके वर्गों का अंतर है। जैसे देखिए 3 का वर्ग कितना? 9। 4 का वर्ग कितना? 16। अंतर कितना आया? देखो 3 और 4 भी जुड़ के कितना होता है आपका? जब देखिएगा 9 का वर्ग कितना? 81। 10 का वर्ग कितना आपका? 100। अंतर कितना आया आपका? 19। 9 और 10 भी जुड़ के कितना होता है आपका? जैसे देखिए 20 का वर्ग कितना है आपका? 400। 21 का वर्ग कितना है आपका? 441। अंतर कितना आया आपका? 41। तो देखो 20 और 21 भी जुड़ के कितना हो जाएगा आपका? 41। देखो 24 का वर्ग कितना है? 576। 25 का वर्ग कितना है आपका? 625। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 49। और 25 और 24 भी जुड़ के कितना होता है? यहां से आगे मैं लिख तो दूं, लेकिन 80% को यही नहीं पता 29 का वर्ग कितना होता है। अब हंसने की क्या बात है इसमें, एक्सेप्ट करो इस बात को। अब समझो ध्यान से ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसे समझ में ना आएगा तुमको, ऐसे संख्या थोड़ी लिखे आएंगे पेपर में। ये तो तुमको केवल सिखाया है कि अगर लगातार संख्या होती है तो उनके जो वर्गों का अंतर होता है वही उनके योगफल के बराबर होता है। अब इसी चीज को अगर हम वेरिएबल्स में समझें, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या आपकी ए है और दूसरी क्या है आपकी? मान लीजिए ए बड़ी है और बी कैसी है आपकी? छोटी। तो देखिए ए के वर्ग में से जब मैं बी का वर्ग घटाऊं तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। अब एक बात बताइए, ये लाइन हम आपको पहले ही लिखा दी है कि दो लगातार संख्याओं का जब अंतर निकालते हैं तो कितना आता है। इसका मतलब ये ए माइनस बी 1 के बराबर है या नहीं है? इसका मतलब क्या बचेगा केवल यहां से आपका? इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर किसके होता है आपका? बोलो बात सही है कि नहीं है? लेकिन कब? ये कंडीशन है जब दोनों संख्याएं लगातार हों, जब दोनों संख्याएं लगातार हों। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वो क्या लिखेगा तुम्हारे प्रश्न में वो सुनिएगा। यदि x तथा y दो लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को सुनना है ध्यान से, कि यदि x तथा y दो लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो इनके वर्गों का अंतर निम्न में से किस संख्या के बराबर होगा? तो ध्यान रखिएगा, वर्गों का अंतर बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो हमेशा बराबर किसके आएगा आपका? एक्स प्लस वाई के, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया होगा। ऑप्शन में दिया होगा इनमें से कोई नहीं, वहां अपना दिमाग जाएगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं पता नहीं कब मैं क्राइम कर दिया हूं तुम्हारे लिए, हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो बताओ, उतार लो तो फटाफट। अब बताओ मैडम, कुछ समझ में पूछना हो तो। अब हो गया क्लियर? बेटा एप्लीकेशन प्लस यूट्यूब दोनों पे चल रही है, आप लोग चिंता ना करिएगा। एप्लीकेशन में जो ये क्लास है वो चल रही है आपकी एनुअल का बैच नंबर 9 और स्कूल लेक्चर का बैच नंबर 4। इन दो जगह के अलावा कहीं नहीं जा रही है क्लास। आप लोग अगर दूसरा बैच लेके बैठे हुए हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से यूट्यूब पे पढ़ लो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
क्या करूं उसका? हाँ तो नहीं 100 होगी ना, ये पढ़ लिया ना तुम लोगों ने 8 नंबर वालों ने। मतलब तुमको डबल से पढ़ा रहे तुमको दिक्कत आ रही है? मतलब कहाँ तो कोचिंग में एक बार कोर्स नहीं होता, हम 3 3 बार करा रहे फिर भी टेंशन हो रही भाई साहब। देखो वो भी 99 रुपए में, 33 रुपए का बैच हो गया। तुम तो ऐसे लगाया करो भाग। अच्छा सर गलत बात है, बताओ सही है? हम वापस तुम्हारे जहां तक पढ़ा दिए वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे में भी चालू हो जाएगी। हमको पूरा याद है, आप बेफिक्र रहो, तुम मत बताया करो कि मेरे को क्या करना है। ठीक है भाई, यहां तक हो गया सबका? आगे बढ़ जाएं? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप साथ में लिख लीजिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये होता है आपका n इंटू एन प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 2। ए से बी तक लगातार संख्याओं का योगफल। ये होता है आपका योग इंटू अंतर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये होता है आपका n इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 6। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या। होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण हो जाती हैं। चलो मैं आपसे एक बात पूछूं, पूछने के नाम पे तुम लोग मुर्जा क्यों जाते हो, पहले तो ये बताओ। पूछ सकता हूं ना? इससे ये पता चलता है कि जीरो नहीं थी तब तक ये अपूर्ण थी, इसका मतलब। सही बात है ना भाई? अगर जीरो हमने अब इंक्लूड किया है तब जाके ये संख्या कैसी बन गई आपकी? इसका मतलब जब तक हम प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे तो ये सब क्या थी आपकी? अपूर्ण संख्याएं। यही मानते हैं ना आप लोग? चलो मान लीजिए कि जीरो था ही नहीं,
जब आपकी 0 नहीं थी तो फिर 10 कैसे लिखा है इसने? सही है ना? काउंटिंग 9 तक की जाती, 10 नहीं गिन सकते। जो गिन के दिखाता हूं, देख 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये संख्या तुम्हारे पास है ही नहीं है, तुम्हारे पास केवल प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो क्या प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में कहीं 10 20 30 नहीं आएगा क्या? भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद तुम 11 तो नहीं गिनोगे। भाई प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? लगातार ऐसी संख्या जिनको गिनने के लिए प्रयोग किया जाता। बात सही है गलत है? इसका मतलब 10 कहां से आया? फिर 20 आया होगा, 0 तो आ गई ना। काउंटेबल तो वो तो मुझे ही पता है कि काउंटेबल है। मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि भाई प्राकृतिक के बाद जब हम पूर्ण को पढ़ते हैं और 0 को हम यहां शामिल किए हैं, इस जगह पर शामिल किए हैं, इसका मतलब प्राकृतिक में भी तो 0 थी ना। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हैं बस। है? चलो, चलो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, मैं आपको वापस। अच्छा, भगवान में थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं तुम लोग? आप भरोसे पे तो बैठे ही हैं, नौकरी लगेगी। है? सब लोग कहते हैं भगवान हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई औकात नहीं हमारी तुमरी कुछ करने की भाई साहब। जो बन जाएगा वो कर देंगे, ऐसे कहा करो, ये नहीं हम ऐसा करेंगे, तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताइए, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शून्य की खोज किसने की? हाँ ये बात, देखो तुम लोग कितने प्यारे बच्चे हो सब, सबने यही पढ़ा है ना? अच्छा कोई बताएगा आप में से आर्यभट्ट का जमाना कौन सा है? ये तो इंसानी था ना। अब ये कोई दूसरे ग्रह से तो आया नहीं था, ये भी इंसानी था, मतलब मानवीय प्रवृत्ति में था। और ये एक गणतज्ञ था जिसने क्या किया? हम लोग यही पढ़े हैं, पढ़े या नहीं पढ़े, टीचरों ने पढ़ाया हमको। सही बात है। अब एक बात बताइए कि जब इस 0 को ये भाई साहब लेके आए, अब हम वापस जाते भगवान वाले जमाने में, रावण के 10 सिर कैसे हुए फिर? भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो सकता, 10 नहीं हो सकता। हम लोग लिखते हैं ना भगवान के जहां श्री श्री 1008 श्री, उसमें तो 2 बार 0 आएगा। 0 तो ये लेके आया था भाई साहब, इससे पहले हनुमान जी को थोड़ी पता 0 लिखते हैं। बात सही है ना? तो कैसे आया फिर? 33 करोड़ देवी देवता ऐसे लिखते हैं ना, अब करोड़ में तो 7 0 आती हैं। एक बार तो ये लेके आया आदमी। तो हम लोगों को देखो गलत पढ़ाया गया है। इसने शून्य की खोज नहीं की थी, इसने शून्य की संकल्पना या शून्य का सिद्धांत दिया था। इसने ये बताया था कि भाई इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये तब तक गोला रूप में ही था, कोई नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक्चुअलिटी में ये आदमी सिखाया तुमको कि ये अगर किसी संख्या के आगे रखा रहता है तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखो 0 1 0 2 0 3, कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? लेकिन जैसे ही हम इसको किसी संख्या के पीछे लिख देते हैं, ये उसका 10 गुना हो जाता है। देखो हो गया कि नहीं हो गया बताओ? भाई 1 का 10 गुना 10, 2 का 10 गुना 20, 3 का 10 गुना 30। ये हमको आर्यभट्ट सिखाया। उसने फिर सिखाया कि अगर शून्य में कोई संख्या जोड़ते हैं या शून्य में से किसी संख्या को घटाते हैं तो उसका मान कई बार वैसा का वैसा रहता है, कई बार उसके मान का चिन्ह बदल जाता है। या फिर हम किसी संख्या में जब शून्य को जोड़ते हैं या किसी संख्या में शून्य को घटाते हैं, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए शून्य खुद कहती है कि अगर आप मेरे से चिपकने की कोशिश करेंगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। गुणा करके देख लो 0 हो जाता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या उठा लो, आप शून्य से गुणा करो 0 बनता है। तो ये शून्य कहती है खुद कि अगर आप मेरे से चिपकने की कोशिश करोगे तो आपका नामो निशान मिट जाएगा भाई साहब, मेरे जैसे हो जाओगे। और गलती से अगर आप मेरे ऊपर आने की कोशिश की है तो फिर अस्तित्व खत्म, अनंत हो जाता है, नहीं हो जाता है। देखो जैसे 1/0, 2/0, इसकी कोई वैल्यू होती है क्या? कल हम पढ़ाए थे, बताओ क्या कहते हैं इसको? अपरिभाषित कहते हैं। अच्छा चलो इसको अपरिभाषित कहते हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे ये बताओ यार थोड़ा सा, क्योंकि तब थोड़ा कीड़ा ज्यादा चलता है मेरे दिमाग में। और इसको इसको बताओ, इसको फिर क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स वाले में तुमसे पूछ रहा हूँ, इनसे नहीं पूछ रहा किसी से। एमएससी किया हुआ भाई साहब मैथ से, तो इनको नहीं आया तो फिर मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को आएगा फिर। अब बताओ, हिंदी बताओ मेरे को, अंग्रेजी नहीं आती बेटा। परिभाषित कहेंगे।
और किसी का कोई जवाब? अपरिभाषित कहेंगे? नहीं। हम आपको कल नाम लिखाए थे ना, इस जगह पे लिखा जाता है अनिर्धार्य। अच्छा देखिए, ये तुमने कहाँ पढ़ा होगा, तुम भूल गए, मैं बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, जब आपने साइन कॉस टेन पढ़ा होगा ना, तब ये मिला होगा तुमको। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, शून्य अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन शून्य, ये ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है। बीएससी में एम थर्ड पढ़ते हैं हम लोग जब। हालांकि देखो, मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मेरे को बीएससी पढ़ाई नहीं की है मैंने, पता नहीं है। और किताब पढ़ ली मतलब डिग्री नहीं है। डिग्री होना जरूरी थोड़ी है, पढ़ाई करनी जरूरी है। अब तुम लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, इसी चक्कर में परेशान हो। नौकरी होनी चाहिए आपके पास में। वर्तमान ये कहता है जिसके पास नौकरी वो दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति है। अब उसको कैसे मिली, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। और जिसके पास नौकरी नहीं है, चाहे योग्यता कितनी भी है, वो इस दुनिया का सबसे गंवार आदमी है। ये आपका समाज कहता है वर्तमान में। कैसे मिली आपको सरकारी नौकरी, ये मैटर ही नहीं करता भाई। उधर एबीसीडी भरना होता है। अब तुम हनुमान जी करके भरो, जय माता दी करके भरो, या आंख बंद करके भरो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस तुम्हारा पेपर सही होना चाहिए, आपका नंबर आ जाएगा। तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि माई नदी क्यों काटती है दो बार, तुम्हें कोई मतलब नहीं है उससे भाई साहब। देख हमने भर दिया, सही है हमारा, बस कैसे आया तुमको उससे कोई मतलब नहीं। पेपर वाला कभी पूछा तुमसे क्यों भरा तुमने ऐसे? वो यही पूछता है एबीसीडी में से क्या होगा। और इस बार तो तुमको देखो फ्री लाइन छोड़ दे दिया, ई नहीं आता तो उसको भी भरो। भरना तो बेटा पड़ेगा तुमको, राजी नहीं, गैर राजी। अपू गोला भरवाएगा। अर्थात जिन संख्याओं का प्रारंभ, लिख लीजिए फटाफट साथ में, जिन संख्याओं का प्रारंभ शून्य से होता है एवं अंत निश्चित नहीं होता है, एवं अंत निश्चित नहीं होता है, पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। W से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है सर्वप्रथम जब अंक आए थे आपके, तो वो संस्कृत भाषा में आए थे। और देखिए, जीरो एकमात्र ऐसी चीज है जिसको आप गणित में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, संस्कृत में लिखो, सब में ऐसे ही बनता है गोला, बस। बाकी देखो, एक दो तीन चार पांच हिंदी में लिखने के बाद बदल जाता है, रोमन संख्या में कुछ और ही होता है, जीरो जीरो ही रहती है भाई साहब। ये नहीं बदलती है कभी भी। तुम संस्कृत में लिख लो तो भी जीरो जीरो ही रहेगा है। जीरो ही बनती है, छोटी बनती है बस वो। तो होता तो जीरो ही है वो। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, जितनी भी गाड़ियों पर तीन के बाद, सात के बाद, चार के बाद जो बना होता है वो जीरो होता है, वो होता है? तो महिंद्रा की गाड़ियां हैं, 300 400 500 लिखा होता ना, वो 300 400 500 नहीं होता, पहले तो ये दिमाग से निकाल देना अपने से। वो 300 400 700 ऐसे है वो गाड़ी का नंबर, 700 नहीं है वो। अगर तुम गलती से किसी के सामने पढ़ लिए और उसको आता होगा, वो तुमसे कहेगा कहाँ पढ़ाई कर रहा, भगवान मालिक है। क्योंकि जीरो का और ओ का आकार देखिएगा आप लोग, जीरो बनती है ऐसे, और ओ बनता है आपका चारों तरफ से अलग प्रकार से। यही तो कृपा अटक जाती है अपनी। हम लोग तो यही पढ़ते हैं कि 300 500। अब मैं इतना नहीं जानता यार, देख कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई मैं। चलिए आगे देखिए, हेडिंग डालिए, भाज्य यौगिक या संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं
जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हों। अर्थात जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड किए जा सकें, दो से अधिक गुणनखंड किए जा सकें, वो सभी क्या कहलाएंगे? आपकी भाज्य संख्याएं। जैसे जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है? आपकी भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या होंगी? आपकी भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होती है आपकी 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या ये भी आपकी 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये होती है आपकी 9। ठीक है। दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या वो क्या होगी? आपकी 10। दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो ये क्या हो जाएगी? आपकी 99। फटाफट नोट करिए। देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये सारी चीजें प्रश्नों में आएंगी, फिर आपको परेशानी होगी बहुत ज्यादा। तो मैं इसे सोच रहा हूँ कि चलो लिख के रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। कि जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे ना, उनमें सब में प्रयोग होंगे, फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी होती है, फिर आप लोग बता नहीं पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हो गया? चलिए। नहीं हुआ? अभाज्य, रूढ़ या अग्र संख्या, बोले तो प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अर्थात जिन संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड किए जा सकें, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है आपकी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो जाएगी आपकी 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होती है आपकी 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। उतार लीजिए। हैं, जिन्हें तोड़ नहीं सकते। आप इसको तोड़ने में केवल एक और इस संख्या को बना सकते हैं, इसके अलावा दूसरा फैक्टर नहीं बनेगा। यौगिक का मतलब जिसके युग्म हो सके, संयुक्त का मतलब जो जिनको जोड़ के बनी हुई। जैसे देखो 4 है वो 2 गुणा 2 होता है। जैसे 8 है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। जैसे 14 लिखा हुआ है तो वो आपका 2 गुणा 7 होता है। मतलब कि जो संख्याओं के युग्म से बनती है वो आपकी भाज्य, यौगिक या संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिला के बनाना। अंडर रूट नहीं लिख सकते, अंडर रूट अलग होता है, रूट अलग होता है। देखो ये रूट है, वो रूट है, ये टा नहीं है, ये डा है सर। यही तो कृपा अटक जाती है फिर। भाई आप समझिए, पढ़ने का ही तो खेल है पूरा। ये रूट नहीं है, रूट है ये। नहीं, रूट में ऐसी संख्या जिसका मान बाहर नहीं निकलता वो अपरिमेय में आती है, अभाज्य में नहीं आती है। कल आए थे नहीं आए थे आप? अरे तभी तो कृपा अटक गई। तो कल की क्लास पढ़नी है पहले जाके आपको। कल की जब आप पढ़ लेंगे फिर टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है।
एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होती है। एक जो है वो तो ना तो भाज्य में आएगा आपका और ना ही आपका अभाज्य में आएगा। ठीक है, यहां तक की बात में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कि सर यहां तक आपको परेशानी, हमको बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ है तो बताएं मेरे को कि परेशानी है। देखिए, अब तक हम लोगों ने जब आज पढ़ा तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, प्राकृतिक संख्या के बाद फिर हमने पूर्ण संख्या पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने भाज्य संख्या पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने अभाज्य संख्या पढ़ी। अब कल जब हम क्लास लेंगे तो कल हम क्या पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे कि अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से इन्हें याद कर सकते हैं वो, फिर अभाज्य संख्याओं का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अभाज्य संख्याओं से संबंधित अभाज्य खंड निकालते हैं जिन्हें हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं, जो कि सबसे वर्तमान की श्रेणी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है और पेपरों में खूब आता है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में फिर कुल फैक्टर निकालना देखेंगे कि भाई किसी भी संख्या को हम कुल कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप 10 को कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, तो आप माइंडली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि देखो 10 में 1 का भाग भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 5 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो आपने गिनती कर ली कि 4 संख्याओं का चला जाएगा। मैं फिर आपसे प्रश्न पूछा कि बताओ 20 को कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, तब भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा और 20 का जाएगा। लेकिन मैंने तुमसे कह दिया कि 1050 को कितनी संख्याओं से भाग देंगे। अब तुम गिनती करो, मैंने कहा 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 1050 में 1 और 5 6 3 का भी जाएगा। फिर ऐसे गिनते गिनते हो सकता है कि सवेरे से शाम तो हो जाएगी। तो उसको निकालने का तरीका सिखाएंगे हम आपको कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या दे दे और वो ये पूछे कि दी गई संख्या को कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है या कुल कितने खंड बन सकते हैं, तो उसको निकालने का शॉर्ट तरीका सिखाएंगे और तुरंत प्रभाव से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? पक्का कोई परेशानी नहीं है? चलिए, राधे राधे।